चलिए बेटा अगले टॉपिक की बात करते हैं। और अगला टॉपिक हमारा है आवेश घनत्व और वक्रता में संबंध। ठीक है, तो आवेश घनत्व और वक्रता, यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। तो आवेश घनत्व के बारे में तो हम जानते ही हैं, अभी फिलहाल वक्रता के बारे में हम नहीं जानते। तो पहले हम वक्रता को समझेंगे और फिर देखेंगे कि वक्रता का आवेश घनत्व के साथ क्या संबंध है। ठीक, चलिए अगर मैं आवेश घनत्व की बात करूं तो सिग्मा हो जाता है Q/A। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई आवेश घनत्व जो है सिग्मा वो होता है Q/A। ठीक, ऐसे अगर मैं वक्रता की बात करूं तो वक्रता को इंग्लिश में कहा जाता है कर्वेचर। ठीक है, इंग्लिश वर्ड कर्वेचर मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि कर्वेचर वर्ड से ये वक्रता थोड़ा आसानी से समझ में आती है। वो कैसे, देखिए कर्वेचर वर्ड असल में बनता है कर्व से। ठीक है, कर्वेचर वर्ड कहां से बन रहा है, कर्व से बन रहा है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक रोड है जो कुछ इस तरह से घूम रहा है, ये एक रोड है। ठीक, ये कुछ इस तरीके से घूमता हुआ रोड है। एक और रोड भी हो सकता है जो कुछ इस तरह से हो, ये भी रोड है। इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1। यानी कि हमने दो रास्ते, दो रोड दिखाए हैं, एक रोड नंबर 1, एक रोड नंबर 2। रोड नंबर 1 कुछ इस तरह से घूम रहा है और रोड नंबर 2 कुछ इस तरह से घूम रहा है। दोनों को देखने पर हम ये आसानी से कह सकते हैं, है ना, एक जनरल लैंग्वेज में एक अनपढ़ व्यक्ति भी बता सकता है इन दोनों को देखकर कि हम कहते हैं ना कि इसका कर्व ज्यादा है। ठीक है, हम ये तो कहते हैं। इन दोनों को हमने ध्यान से देखा तो हमें समझ में आया कि रोड नंबर 2 का कर्व क्या है, ज्यादा है। ठीक, इसलिए मैंने कर्वेचर शब्द का यूज किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि कर्व यानी कि कर्वेचर यानी कि वक्रता का मतलब क्या होता है, ये हमें समझ में आ रहा है। इसको हम ये भी कह सकते हैं शार्पनेस। ठीक है, शार्पनेस का मतलब कोई चीज कितनी तेजी से अपनी दिशा बदल रही है। अब यहां पर देखें हम, यहां मान लो कोई वस्तु है, उसने चलना शुरू किया, धीरे 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 वो अपनी दिशा बदल रही है। ठीक है, एक यहां पर कोई वस्तु है, उसने चलना शुरू किया, वो भी धीरे धीरे अपनी दिशा बदल रही है। लेकिन समझ में आ रहा है कि यहां पर दिशा बदलने की तीव्रता ज्यादा है, यहां दिशा तेजी से बदल रही है, यानी कि शार्पनेस क्या है, ज्यादा है। क्लियर, ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता के बारे में हमने सीखा है। अब इसी वक्रता में वक्रता त्रिज्या नाम की भी एक चीज होती है। वो वक्रता त्रिज्या क्या है उसको समझते हैं। जैसे मान लो मैंने इसी रोड नंबर 2 की बात की, ठीक है, अगर मैं इसको पूरा करूंगा तो ये कहीं ना कहीं एक वृत्त बनेगा। वृत्त बन सकता है, गोला बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, और उसका कोई ना कोई केंद्र होगा। ठीक है, और उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। तो असल में किसी कर्व की, है ना, किसी कर्व की, किसी चाप की जो त्रिज्या होती है उसको ही क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। क्लियर, ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे तो ये भी एक वृत्त में या गोले में बनेगा। इसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा और इसकी भी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, उसको मान लेते हैं क्या, r। ठीक, अब हमें यहां पर एक चीज समझ में आ रही है, एक तो वर्ड है वक्रता और एक वर्ड है वक्रता त्रिज्या। इन दोनों को भी समझना जरूरी है। वो कैसे, देखो इस रोड नंबर 2 वाले पाथ में हमें साफ नजर में आ रहा है कि इसकी वक्रता क्या है, ज्यादा है। दिशा परिवर्तित होने की तीव्रता यानी कि शार्पनेस क्या है, ज्यादा, यानी कि इसकी वक्रता क्या है, ज्यादा। अगर वक्रता ज्यादा है तो वक्रता त्रिज्या क्या है, कम है। जाहिर सी बात है, भाई वक्रता ज्यादा है तो गोला या वृत्त क्या बनेगा, छोटा बनेगा, तो त्रिज्या भी क्या होगी, कम होगी। इसकी वक्रता कम है, इसकी शार्पनेस, मुड़ने की शार्पनेस क्या है, कम है। अगर इसकी वक्रता कम है तो वृत्त या गोला भी क्या होगा, बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा तो त्रिज्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक चीज कह सकते हैं वक्रता और वक्रता त्रिज्या के बारे में कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। वक्रता ज्यादा तो वक्रता त्रिज्या कम, और वक्रता कम तो वक्रता त्रिज्या ज्यादा।
क्लियर होती बात सभी को। अब हम असल में ये तो हमने वक्रता त्रिज्या और वक्रता को समझा। हमारा मेन काम है आवेश घनत्व और वक्रता में संबंध स्थापित करना, ठीक। और फिर वहां से हम एक नया स्टेटमेंट देंगे और उसको समझेंगे कि भाई ऐसा होता है ना। चलिए देखो भाई, मान लो हमारे पास एक ये गोला है, एक ये गोला है, ठीक है। दो गोले हैं, दोनों की कोई ना कोई त्रिज्या है, मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। इसको आवेश दिया Q1, इसको आवेश दिया Q2। इस पर विभव बना V1, इस पर विभव बना V2 और दोनों को हमने जोड़ दिया। क्लियर? दोनों को जोड़ देंगे तो भाई क्या होगा, इन दोनों के मध्य आवेश का प्रवाह होगा। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का कोई एक कॉमन वोल्टेज ना आ जाए। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं V1 बराबर V2, कभी ना कभी हो जाएगा, है ना भाई। V1 बराबर V2 कभी ना कभी हो जाएगा। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ K Q1 अपॉन R1 और ये हुआ K Q2 अपॉन R2, ठीक है। जोड़ दिया दोनों को, दोनों का विभव क्या हो गया, समान हो गया। तो हमने ये लिख दिया भाई, K से K कैंसिल, ठीक। अब मैं लेता हूं Q1 बटे Q2 इक्वल्स टू R1 बटे R2। ये हमारे पास एक संबंध आ गया, Q1 बटे Q2 इक्वल्स टू R1 बटे R2। ये हमने एक संबंध निकाल लिया। क्लियर? चलो, अब अगर मैं इन पर विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो पहले गोले के लिए विद्युत क्षेत्र होगा E1 बराबर K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और ऐसे ही E2 बराबर होगा K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है। इस बात में तो कोई परेशानी है ही नहीं। अब यहां से अगर मैं E1 बटे E2 करूं, ठीक है, मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो आता है Q1 बटे Q2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। ये हम संबंध निकाल निकाल कर रख रहे हैं, जो भी काम आएगा उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो पहले हमने क्या किया, संबंध निकाला किनका, आवेशों का त्रिज्या के साथ, फिर हमने विद्युत क्षेत्र का आवेश और त्रिज्या के साथ संबंध निकाला। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि इस Q1 बटे Q2 की जगह हम रख सकते हैं R1 बटे R2, यानी कि ये E1 बटे E2 हो जाएगा R1 बटे R2 इंटू R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर। इस R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, एक। तो E1 बटे E2 क्या आ जाता है हमारे पास आ जाता है R2 बटे R1। ये हमारे पास एक संबंध आ गया, ठीक है। पहला संबंध किसका था, आवेश का। दूसरा संबंध किसका आया, विद्युत क्षेत्र का आया। हो सकता है काम आ जाए, इसलिए हमने इसको कैलकुलेट किया है, लेकिन हमारा मेन काम किस पे है, आवेश घनत्व पे, ठीक है। तो चलो आवेश घनत्व निकालते हैं। सिग्मा 1 पहले गोले का, तो क्या होगा Q1 अपॉन A1 का मतलब उसका क्षेत्रफल, और उसका क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई R1 स्क्वायर। ऐसे ही सिग्मा 2 क्या होगा, Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। सिंपल सी बात है। मैं अगर सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 कर दूं तो यह आ जाता है Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन Q2। तो 4 पाई से 4 पाई खत्म हो गया, सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 आ गया, Q1 बटे Q2 इंटू में R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। क्लियर? R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब देखो Q1 बटे Q2 क्या है, R1 बटे R2, रख देंगे इसको, क्या जाएगा R1 बटे R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। एक R1 से एक R1, एक R2 से एक R2 कैंसिल, तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 आ जाता है R2 बटे R1, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि पहले गोले के लिए आवेश घनत्व व्युत्क्रमानुपाती है किसके, त्रिज्या के। ऐसे ही इसके लिए व्युत्क्रमानुपाती है। तो दो इस पूरे फॉर्मूले को देखने पर हम एक बात कह सकते हैं कि आवेश घनत्व हमेशा क्या होता है, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ में आ रही है? आवेश घनत्व हमेशा क्या होगा, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या जहां पर ज्यादा होगी, क्लियर,
त्रिज्या जहां पर ज्यादा होगी वहां आवेश घनत्व क्या होगा, कम होगा, और जहां त्रिज्या कम होगी वहां आवेश घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। अब मान लो हमने क्या किया, एक वस्तु ली, एक ऑब्जेक्ट लिया, और वो किस तरह से लिया, कुछ इस तरह से, ये मान लेते हैं, ठीक। ये हमने अजीब सी आकृति का एक वस्तु ले ली और इसको आवेश दे दिया। हमें समझ में आ रहा है कि यहां पे त्रिज्या क्या है, कम है, वक्रता क्या है, ज्यादा है। त्रिज्या कम है और वक्रता ज्यादा है। यहां पर त्रिज्या क्या है, ज्यादा, इस वाले पोर्शन पे त्रिज्या ज्यादा और वक्रता कम। अब यहां त्रिज्या ज्यादा है या कम है, कम है। यहां त्रिज्या क्या है, कम है। देखो अगर इसको पूरा करूंगा तो छोटा सर्कल बनेगा, छोटा गोला बनेगा। यहां पे करूंगा तो बड़ा सर्कल या बड़ा गोला बनेगा। तो यहां त्रिज्या क्या है, कम है। त्रिज्या कम है तो आवेश घनत्व क्या होगा, ज्यादा। यानी कि यहां पर आवेश घनत्व क्या होगा, ज्यादा, और यहां पर आवेश घनत्व क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम आवेश दें तो इस वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित नहीं होगा कभी भी। वैसे तो हमने अभी तक यही पढ़ा है कि किसी चालक को आवेश देने पर वो एक समान रूप से वितरित होता है, लेकिन अगर आकृति में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो आवेश ज्यादा कहां पर एकत्रित होता है, जहां पर वक्रता त्रिज्या क्या हो, कम हो। या मैं ऐसा कह दूं कि आवेश ज्यादा वहां पर एकत्रित होता है जहां पर वक्रता ज्यादा हो, वक्रता त्रिज्या कम हो और वक्रता ज्यादा हो। इनको बोला जाता है शार्प एजेस, यानी कि शार्प कोने। कोई वस्तु है, हमने कहा ना भाई जैसे बोर्ड है, बोर्ड का एक कोना होगा तो वो क्या होगा, शार्प कोना होगा, शार्प एजेस। तो हम इसलिए ऐसा कह देते हैं कि आवेश हमेशा वहां पर ज्यादा होता है जहां पर शार्प कोने होते हैं, तीखे कोने होते हैं। क्लियर? बस हम लोगों को यही समझना